हेलो एंड वेलकम। और आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है ईआर डायग्राम। तो ईआर डायग्राम हर जगह एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर मैं यूनिवर्सिटी के एस्पेक्ट से कहूँ तो आपके एग्जामिनेशन में आपके एक चैप्टर है, आपके एक यूनिट है, उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके नेट गेट इन सब सारी कंपटीशन में, मैक्सिमम कितनी भी कंपटीशन है, आप सब सारी कंपटीशन में कहीं ना कहीं ईआर डायग्राम के क्वेश्चंस देखेंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे ईआर डायग्राम पे और देखेंगे बहुत सारी चीज़ों को उनके ऊपर डिस्कस करते हुए। तो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट। ये जो आज का हमारा कंटेंट है, इस कंटेंट को हो सकता है हम आज कवर करें या इसको एक दो वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहला है कि ईआरडी की डेफिनेशन क्या है, फिर एंटिटी सेट और एंटिटी क्या है, एट्रीब्यूट्स क्या है, रिलेशनशिप क्या है, उनकी डेफिनेशन और एट्रीब्यूट्स, फिर रिलेशनशिप में कार्डिनैलिटी आ जाएगी आपकी, फिर रिलेशनशिप में फुल और पार्शियल पार्टिसिपेशन आएगा, स्ट्रॉन्ग एंड वीक एंटिटी सेट्स हम लोग पढ़ेंगे, फिर कन्वर्जन ऑफ ईआर डायग्राम टू टेबल ना। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अभी ईआर डायग्राम हमने बना लिया, अब इसको टेबल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो आठवां टॉपिक हमारा ये होगा। और नाइन्थ में जो हमारा टॉपिक होगा वो एक्सटेंडेड ईआर डायग्राम, जिसमें हम लोग जनरलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन एंड एग्रीगेशन पढ़ेंगे। तो दैट्स टोटली डिपेंड कि कितनी वीडियो में खत्म होता है। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इन तीनों सारे इन 9 के 9 टॉपिक्स को खत्म करूं। तो आई डोंट नो वेदर इट विल बी कंप्लीटेड इन 1 वीडियो और 2 वीडियो। लेट्स स्टार्ट, देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं ईआर डायग्राम की बात करूं, ईआर डायग्राम क्या है, तो विजुअली रिप्रेजेंट एंटिटी सेट एंड देयर रिलेशनशिप। तो एंटिटी सेट और उनके बीच के रिलेशनशिप को जो बताता है वो है ईआर डायग्राम। तो अभी तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये क्या चीज है और ये क्या चीज है, अभी तो मुझे यही नहीं पता, लेकिन आप डेफिनेशंस देखो क्या है। द डायग्राम कंसिस्ट ऑफ एंटिटी सेट। इस डायग्राम में होता क्या, एंटिटी सेट होता है, उनके एट्रीब्यूट होते हैं और उनके रिलेशनशिप होते हैं। तो यह डायग्राम में क्या क्या होता है, एंटिटी सेट होता है, उनके एट्रीब्यूट होते हैं और रिलेशनशिप होते हैं। तो अभी हम इन सबको डिस्कस करेंगे एक एक करके। फाइन, एंटिटी सेट को भी, रिलेशनशिप को भी, एट्रीब्यूट को भी। लेकिन एक ईआर डायग्राम में होते क्या है, तीन चीजें होती है। एंटिटी सेट होता है, उसके एट्रीब्यूट होते हैं और रिलेशनशिप होता है जो उन एंटिटी सेट्स को कनेक्ट करता है। तो ईआर डायग्राम स्टैंड फॉर एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, ऑल्सो नोन एज ERD, is a diagram that displays the relationship of entity sets stored in a database। तो इस जो भी हमारे डेटाबेस के अंदर एंटिटी सेट्स हैं, अब आप समझ कंफ्यूज हो होंगे कि ये एंटिटी सेट क्या है, क्या मैं बार बार बोल रहा हूं, लेकिन आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक एक चीज क्रिस्टल क्लियर समझ में आने वाली है। इन अदर वर्ड्स, ये डायग्राम हेल्प टू एक्सप्लेन अ लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस। चलो चलते हैं, सबसे पहले एंटिटी सेट्स समझते हैं या एंटिटी समझते हैं। देखो, फॉर एग्जांपल, व्हाट इज एंटिटी। एन एंटिटी कैन बी अ प्लेस। एक एंटिटी क्या हो सकती है, एक जगह का नाम हो सकता है, एक पर्सन हो सकता है, एक ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई इवेंट हो सकता है या कोई कंसेप्ट हो सकता है। ये एक एंटिटी है। फाइन, जैसे मैंने बोला स्टूडेंट, तो स्टूडेंट क्या है, एक एंटिटी है। फाइन, स्टूडेंट एक एंटिटी है। और एंटिटी को हमेशा हम लोग रेक्टेंगल बॉक्स से या डायग्राम में शो करते हैं। तो आप तरीके की एंटिटी देख लो, जैसे पर्सन, पर्सन एक एंटिटी है। ठीक है, अब एंटिटी एम्प्लॉय भी हो सकता है, स्टूडेंट भी हो सकता है, पेशेंट भी हो सकता है, और भी कुछ हो सकता है। प्लेस, स्टोर हो सकता है, बिल्डिंग हो सकती है, ऑब्जेक्ट मशीन हो सकता है, प्रोडक्ट हो सकता है, कार हो सकती है, इवेंट में सेल, रजिस्ट्रेशन, रिन्यूअल, कॉन्सेप्ट में अकाउंट, कोर्स, यूनिवर्सिटी, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हो सकता है। अब नोटेशन ऑफ एंटिटी को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम लोग रेक्टेंगुलर बॉक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। फाइन, तो एंटिटी क्या है, तो एंटिटी क्या है, ये सब चीजें एंटिटी है। तो वही डेफिनेशन पढ़ते हैं। द करेक्टरिस्टिक ऑफ एंटिटी आर मस्ट हैव एन एट्रीब्यूट। और एक एंटिटी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसके एट्रीब्यूट्स क्या क्या है। ठीक है, अब बहुत सारी चीजें उसके एट्रीब्यूट्स, जैसे स्टूडेंट है, उसका एक रोल नंबर हो सकता है, उसका एक रोल नंबर उसका एट्रीब्यूट है। फाइन, उसका नाम उसका एक एट्रीब्यूट है, उसका एक मोबाइल नंबर उसका एक एट्रीब्यूट है, एडमिशन नंबर एक उसका एट्रीब्यूट है। तो ये उसके एट्रीब्यूट्स हैं, इनके बारे में भी डिस्कस करेंगे एक एक करके। फाइन, तो एवरी एंटिटी इज मेड अप ऑफ सम एट्रीब्यूट। कोई भी ऐसी एंटिटी नहीं है जिसके पास एट्रीब्यूट ना हो, हर एंटिटी का कुछ ना कुछ एट्रीब्यूट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूं एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम। ठीक है, स्टोर, तो स्टोर कहाँ पे है, उसकी लोकेशन क्या है, उसका साइज क्या है। मशीन क्या है, मशीन की आईडी क्या है, मशीन की अगर कोई आईडी है मशीन का, जैसे फॉर एग्जांपल कार, कार का चेचिस नंबर होता है, इंजन नंबर होता है ना, ये सारी चीजें हो गई। फाइन, एग्जैक्टली। अब आती है बात, एंटिटी तो हमें समझ में आ गया, तो एंटिटी सेट क्या है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है एंटिटी सेट क्या है। तो हमेशा याद रखना, एंटिटी सेट, स्टूडेंट जैसे यहां पे लिखा, एन एंटिटी सेट इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ एंटिटी। बहुत इंपॉर्टेंट। तो दिस स्टूडेंट, ये जो स्टूडेंट है, ये एक्चुअल में एंटिटी सेट है। एक स्टूडेंट, स्टूडेंट एंटिटी में सिर्फ एक स्टूडेंट तो आएगा नहीं। ठीक है, आई विल नॉट से किसी से उसमें अंकित आएगा, इसमें अंकित भी आ सकता है, इसमें अंकिता भी आ सकती है, इसमें रोहित भी आ सकता है, इसमें बहुत सारे लोग आ सकते हैं। स्टूडेंट पूरी कम्युनिटी आ सकती है, पूरे वर्ल्ड के स्टूडेंट आ सकते हैं। फाइन, तो स्टूडेंट अपने आप में एक एंटिटी नहीं, एंटिटी सेट है। और एंटिटी क्या हुई फिर, तो
अगर अगर मैंने उस में से अगर किसी एक को निकाल लिया ना, फाइन, तो एक ये एंटिटी है। तो एंटिटी सेट किससे बना होता है? एंटिटीज से मिलकर बना होता है। देखें, एन एंटिटी सेट इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ एंटिटीज। क्लियर? तो जैसे अंकित, अंकिता, ये सब क्या है? स्टूडेंट है। तो ये सब किस एंटिटी सेट में आएंगे? स्टूडेंट एंटिटी। इट में कंटेन एंटिटी विद एट्रीब्यूट शेयरिंग सिमिलर वैल्यूज। फॉर एग्जांपल, अंकित के भी वही एट्रीब्यूट्स होंगे, अंकिता के भी वही। एक क्लास में अगर हमें कुछ एट्रीब्यूट्स मिलते हैं तो वो एट्रीब्यूट्स हमें सिर्फ अंकित के होंगे या अंकिता के होंगे या रितिका के होंगे? नहीं, वो सभी के एट्रीब्यूट्स होंगे। मतलब रोल नंबर सबका होगा, नेम सबके होंगे, फादर नेम, मदर नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये एट्रीब्यूट सब सारे के सारे एंटिटीज उनको शेयर करेंगे। फाइन। सो विच इज ऑल्सो कॉल्ड एट्रीब्यूट। ऑल एट्रीब्यूट हैव देयर सेपरेट वैल्यूज, और उन सभी एट्रीब्यूट की अपनी अपनी अलग अलग वैल्यूज होगी। फॉर एग्जांपल, अंकित का एट्रीब्यूट रोल नंबर है, लेकिन वो रोल नंबर अलग होगा अंकिता के रोल नंबर से। फाइन, बट ये कॉमन एट्रीब्यूट है, रोल नंबर। फाइन। फॉर एग्जांपल, अ स्टूडेंट एंटिटी में हैव नेम, एज, क्लास, एट्रीब्यूट्स, ये सबके, तो सबके नाम अलग अलग होंगे, एज अलग अलग होगी, लेकिन कॉमन चीज है सबके बारे में। हम सबका नाम पूछ रहे हैं, एज पूछ रहे हैं, क्लास पूछ रहे हैं, ये सब उसके। तो एन एंटिटी इज अ कंक्रीट इंस्टांस ऑफ एंटिटी सेट। तो अब हमें समझ में क्या आया? तो अगर मैं एक एंटिटी बोलूं स्टूडेंट, अगर मैं एक एंटिटी बोलूं स्टूडेंट, ठीक है, तो ये एंटिटी नहीं, एक्चुअल में ये एंटिटी सेट हो गया, ईएस हो गया, और इसके अंदर बहुत सारे इंस्टांस होंगे। तो वो इंस्टांस कहलाएंगे एक्चुअल में एंटिटी। फाइन। तो जो ब्रॉडर टर्म है, ब्रॉडर बड़ा टर्म है, उसे बोलते हैं एंटिटी सेट, और उसके अंदर के जो इंस्टांसेस हैं वो हो गए एंटिटीज। क्लियर? सो एन एंटिटी इज अ कॉन्क्रीट इंस्टांस ऑफ एन एंटिटी सेट। क्लियर? होपफुली आपको ये बात समझ में आई हो। चलो आगे चलते हैं। अच्छा, तो अब यहाँ पे कुछ दिया है, मैं इसको पढ़ने वाला नहीं हूँ। फाइन। तो यहाँ पे कुछ एंटिटी कुछ दिया है कि एक केस स्टडी दी है कि उसमें क्या, तो उस केस स्टडी में हमने निकाला कि मतलब एक कंपनी की केस स्टडी दी है, तो एक कंपनी में एम्प्लॉय हो सकते हैं, तो एक एंटिटी हो गया, एंटिटी सेट हो गया एक्चुअल में। डिपार्टमेंट हो गया ना, क्योंकि बहुत सारे एम्प्लॉय होंगे, डिपार्टमेंट बहुत सारे होंगे, प्रोजेक्ट्स बहुत सारे होंगे, और डिपेंडेंट जो उन एम्प्लॉयज के ऊपर उनके बच्चे हैं, डिपेंडेंट बहुत सारे होंगे। तो ये इस केस स्टडी को पढ़ के निकालना था कि कितने इसमें आपको एंटिटी सेट्स दिखाई दे रहे हैं, तो वो हमने निकाल लिया। फाइन, आप पढ़ लेंगे केस स्टडी। उसके बाद अब हम लोग चलते हैं एट्रीब्यूट्स। तो अभी तक हमने देखा ईआर डायग्राम क्या होता है, उसकी डेफिनेशन देखी, और एंटिटी सेट और एंटिटी के बीच में डिफरेंस देखा। तो एंटिटी सेट एक ब्रॉडर टर्म है, फाइन, और उसके अंदर जो सब पार्ट है वो एंटिटी है। क्लियर? चलो, अब आती बात एट्रीब्यूट। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एंटिटी इज एन एट्रीब्यूट ना। एक एंटिटी की, एंटिटी सेट के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो उसके एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल, एट्रीब्यूट आर पॉसिबल, आर प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स एसोसिएटेड विद एंटिटी सेट। तो एक्सक्यूज मी, एंटिटी सेट के साथ उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज अटैच है, वो उसकी एट्रीब्यूट्स कराएंगे। ईच मेंबर ऑफ अ एंटिटी सेट, दैट इज एंटिटी, एंटिटी सेट का मेंबर क्या होगा? एंटिटी होगा, विल आल्सो पोसेसेस द एट्रीब्यूट्स बट विद डिफरेंट वैल्यू। सबके एट्रीब्यूट्स होंगे, लेकिन सबके एट्रीब्यूट्स की वैल्यू अलग अलग होंगी। फॉर एग्जांपल, रोल नंबर सबके होंगे, लेकिन सबके रोल नंबर अलग अलग होंगे। नाम सबके होंगे, लेकिन सबके अलग अलग होंगे। फाइन। अब आती है बात, बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं, तो क्या 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 एट्रीब्यूट्स हैं, मैं आपको एक ही स्लाइड में बताने की कोशिश करता हूं, ताकि आपको इसी स्लाइड में बताने की कोशिश करता हूं, ताकि आप, सबसे पहला एट्रीब्यूट होता है की एट्रीब्यूट। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि सबसे पहले एंटिटी सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। रेक्टेंगुलर बॉक्स से, ये मैंने लिखा रेक्टेंगुलर बॉक्स। फाइन। अब स्टूडेंट एंटिटी सेट का एक एट्रीब्यूट है रोल नंबर। फाइन। तो रोल नंबर, तो मैंने लिखा ROLL, तो रोल। तो एट्रीब्यूट को दिखाते हैं ओवल से। कैसे दिखाते हैं? ओवल से। और अगर ये एट्रीब्यूट की एट्रीब्यूट है, मतलब अगर ये यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा सारे के सारे टपल को, तो इसके नीचे अंडरलाइन कर देंगे। फाइन। तो की एट्रीब्यूट को, इसको मैं लिख दे रहा हूं, इसे बोलेंगे की एट्रीब्यूट। की एट्रीब्यूट, तो की एट्रीब्यूट को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे किससे? ओवल के नीचे अंडरलाइन से। फाइन। तो जैसे मैंने लिखा ओवल और उसके नीचे अंडरलाइन कर दिया, तो ये की एट्रीब्यूट है। फाइन। की एट्रीब्यूट क्या होता है? जिसके अंदर ताकत होती है यूनिकली आइडेंटिफाई करने की। अच्छा, अब नेम, तो अब आती बात नेम। तो नेम क्या है? व्हाट इज नेम? नेम सिंपल होगा। फाइन। रोहित, अमित, अंकिता, वृतिका, तो ये नेम, तो नेम क्या है? एक सिंपल एट्रीब्यूट, जब उसमें कुछ भी नहीं है तो ये एक सिंपल एट्रीब्यूट है। फाइन, सिंपल एट्रीब्यूट। चलो भाई, अब मैंने बोला डेट ऑफ बर्थ, तो डेट ऑफ बर्थ भी एक सिंपल एट्रीब्यूट है। DOB, किसी की डेट ऑफ बर्थ भी एक सिंपल एट्रीब्यूट है। लेकिन वहीं पे मैं अगर कह दूं, अगर वहीं पे मैं कह दूं एज, तो ये मैंने डॉटेड ओवल क्यों बनाया? तो डॉटेड ओवल जो होता है वो डिराइव्ड एट्रीब्यूट होता है। ये डिराइव्ड
एट्रीब्यूट होता है। डिराइव्ड एट्रीब्यूट क्या होता है? जो हम लोग कहीं से एट्रीब्यूट, जो हम लोग कहीं से डिराइव करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने कहा कि डेट ऑफ बर्थ दी है, बताओ मेरी एज क्या, तो यू कैन सिंपली डिराइव ना, आप कैलकुलेट कर सकते हैं समथिंग विच कैन बी कैलकुलेटेड, ठीक है। सो इट इज कॉल्ड डिराइव्ड एट्रीब्यूट। तो एज एक डिराइव्ड एट्रीब्यूट है, फाइन। तो एज एक डिराइव्ड एट्रीब्यूट है, और डिराइव्ड एट्रीब्यूट को कैसे दिखाते हैं? डॉटेड लाइन से, फाइन। तो ये बात समझ में आ गई। अच्छा, अब आती बात मोबाइल। तो मैंने बोला मोबाइल नंबर, MOBILE, मोबाइल नंबर, ठीक है। मैंने मोबाइल नंबर लिया, ये बनाया, और फिर मैंने क्या किया, एक और उसके ऊपर एक और ओवल बना दिया, कॉन्सेंट्रिक ओवल बना दिया। तो ये कॉन्सेंट्रिक ओवल को, ये हमारा होता है मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। ये होता है मल्टी, बहुत सा तरीके के एट्रीब्यूट होते हैं मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। तो ये मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट क्या होता है? अब आप जानते हैं कि एक बंदे के पास कई सारे मोबाइल नंबर हो सकते हैं। तो मोबाइल नंबर 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सब ऐसे एट्रीब्यूट जिनकी वैल्यू एक से ज्यादा हो सकती है, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। फॉर एग्जाम्पल, ईमेल। ईमेल ईमेल भी तो हम लोग बहुत सारी रखते हैं ना, ईमेल आईडी भी तो हम लोग बहुत सारी रखते हैं। तो जो ईमेल है वो भी तो क्या हो गया? एक मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट हो गया। तो ईमेल भी एक हमारी मल्टी, और मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट को कैसे दिखाते हैं? कॉन्सेंट्रिक ओवल से दिखाते हैं। चलो, ये बात समझ में आ गई। अब मैंने बोला एड्रेस, तो मैंने लिखा एड्रेस, ADDRESS, एड्रेस। और यहां पे मैंने इस ओवल को तो बनाया, लेकिन साथ में इसको और तोड़ दिया। मैंने बोला भाई सिटी क्या है, ठीक है, सिटी क्या है, बिल्डिंग नंबर क्या है, या ब्लॉक नंबर मैंने लिख दिया, ब्लॉक नंबर लिख दिया, ठीक है। या मैंने लेन नंबर लिख दिया, लेन नंबर लिख दिया। मैंने पिन कोड लिख दिया, फाइन। पिन पिन या जिप कोड जिसको आप बोलते हैं, जिप कोड, ये मैंने बोल दिया। ये मैंने कंट्री बोल दिया। तो एक चीज जिसे और ज्यादा डिवाइड किया जा सके, एक चीज जिसे और ज्यादा डिवाइड किया जा सके, ठीक है, एक ऐसा एट्रीब्यूट जिसे फर्दर तोड़ा जा सके, ऐसे एट्रीब्यूट को बोलते हैं कंपोजिट एट्रीब्यूट। तो ये वाला जो एट्रीब्यूट है, ये है कंपोजिट एट्रीब्यूट। वो एट्रीब्यूट जिसे और ज्यादा तोड़ा जा सके, उसे बोलते हैं कंपोजिट एट्रीब्यूट। अब आप कह रहे होंगे सर, नाम भी, नाम क्यों सिंपल एट्रीब्यूट है? नाम भी तो कंपोजिट हो सकता है। बिल्कुल, नाम भी कंपोजिट हो सकता है, क्योंकि कई जगह लोग फर्स्ट नेम, एफ नेम, एल नेम, और मैं यहां पे बता देता हूं आपको, एफ नेम, एल नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम भी यूज करते हैं। तो ये क्या है? ये बिजनेस स्टडी भी डिपेंड करता है। कुछ लोग नाम को सिर्फ एक सिंगल नाम ले लेते हैं, कुछ लोग नाम में तोड़ देते हैं। तो अगर हम किसी को तोड़ पा रहे हैं, किसी एट्रीब्यूट को तोड़ सकते हैं, तो ऐसे एट्रीब्यूट को हम लोग क्या बोलेंगे? कंपोजिट एट्रीब्यूट। ऐसे एट्रीब्यूट को हम लोग क्या बोलेंगे? कंपोजिट एट्रीब्यूट, फाइन, एग्जैक्टली। तो अब आपको ये चीज समझनी पड़ेगी, तो हमारे ये क्या क्या चीजें हैं। तो हमने कितने तरीके के एट्रीब्यूट देखे? की एट्रीब्यूट। की एट्रीब्यूट क्या होता है? ओवल के नीचे अंडरलाइन, तो ये की एट्रीब्यूट। सिंपल एट्रीब्यूट कुछ भी नहीं। एज, डॉटेड, एज एक डिराइव्ड एट्रीब्यूट है, तो डॉटेड लाइन, डॉटेड ओवल से, ओके। हमने कॉन्सेंट्रिक से क्या दिखाया? मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, जिसकी वैल्यू एक से ज्यादा हो सकती है। एड्रेस, जिसको, एड्रेस क्या है? कंपोजिट एट्रीब्यूट, जिससे फर्दर तोड़ा जा सके। तो ये टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट है जो आपको याद रखने हैं कि कितने तरीके के टाइप ऑफ एट्रीब्यूट होते हैं, फाइन, एग्जैक्टली। तो अब हम लोग चलेंगे की एट्रीब्यूट। तो की एट्रीब्यूट ऑलरेडी मैं शो कर चुका हूं आपको। दैट एट्रीब्यूट और ग्रुप ऑफ एट्रीब्यूट दैट हैज यूनिकली आइडेंटिफाइज ईच अमंग ऑल द एंटिटीज बिलोंगिंग टू सेम एंटिटी। मल्टी वैल्यूड भी मैं आपको समझा चुका हूं, कंपोजिट भी मैं आपको समझा चुका हूं, डिराइव्ड भी आपको समझा चुका हूं, सिंपल एट्रीब्यूट भी मैं समझा चुका हूं। अब मैं आपको अभी कुछ नहीं समझाने वाला, ये सब कुछ समझा चुका हूं। एंटिटी ये आपको समझा दिया मैंने, सिंपल एट्रीब्यूट ये दिखा दिया मैंने, रिलेशनशिप अभी नहीं मैंने बताई, ठीक है। अब आपको मल्टीवैल्यूड बता चुका हूं, मैं आपको डिराइव्ड मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। और मैं आपको कंपोजिट बता चुका हूं, और आपको की बता चुका हूं। ये इतना मैं आपको अभी तक बता चुका हूं, बाकी चीजें मैं अभी आपको धीरे धीरे करके बताऊंगा। तो यहां तक मैंने आपके सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया कि भाई एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम में क्या क्या चीज किस किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, वो मैंने आपको समझाया, फाइन। आगे बढ़ते हैं। तो ईआर डायग्राम कुछ भी नहीं, जैसे हमारा फ्लो चार्ट होता था ना, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी प्रॉब्लम इज नोन एज फ्लो चार्ट। इसी तरीके से डेटाबेस के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को ही ईआर डायग्राम बोल सकते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं हम लोग, ओके। तो अब मैं सिंपल सा, अब आपको ये, फिर वही केस स्टडी आप पढ़ लीजिएगा। अब एक एम्प्लॉय है, तो सिंपल एट्रीब्यूट क्या होगा? उसका नाम, उसकी बर्थ डेट, सिटी। अब एड्रेस क्या होगा? कंपोजिट, क्योंकि फर्दर टूट रहा है। एम्प्लॉय आईडी यूनिक होगा, इसलिए की एट्रीब्यूट। सैलरी सिंपल है, जेंडर सिंपल है, ये हम बना सकते हैं सिंपल, ये इस केस स्टडी को पढ़ के। प्रोजेक्ट का नंबर, प्रोजेक्ट का नाम, प्रोजेक्ट की लोकेशन, फाइन, ओके। इसी तरीके से डिपार्टमेंट का नाम, डिपार्टमेंट का नंबर और डिपार्टमेंट की लोकेशन। क्यों मल्टी वैल्यूड हो सकता है डिपार्टमेंट? इस केस स्टडी के हिसाब से कई जगह पे डिपार्टमेंट होना, डिपार्टमेंट नोएडा में, गाजियाबाद में, कहीं पे भी हो सकता है। तो ये सारी चीजें। डिपेंडेंट, बच्चा ना, छोटा बच्चा, उसका नाम होगा, उसका रिलेशनशिप कुछ होगा, उसका जेंडर होगा, उसका डेट ऑफ बर्थ होगा। तो ये सारी चीजें हो सकती हैं। तो एक छोटा सा डायग्राम है ईआर डायग्राम, जिसमें अभी रिलेशनशिप की बात नहीं कर रहे हैं, जिसमें एंटिटी सेट और उनके एट्रीब्यूट, टाइप ऑफ एट्रीब्यूट्स की बात कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं।
यहां तक हमारा पोर्शन खत्म होता है। क्या क्या फिर मैं बता दे रहा हूं हमने क्या खत्म कर लिया। ईआरडी की डेफिनेशंस कर ली, एंटिटी सेट और एंटिटी और टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट सारे मैंने पढ़ा दिया अब आपको। अब मैं आपको शुरुआत करता हूं रिलेशनशिप। रिलेशनशिप क्या होता है? तो व्हाट इज रिलेशनशिप? दो एंटिटी के बीच में जो एक मेल है, दो एंटिटी के बीच में जो एक उनको कनेक्ट करने का तरीका है, उसी को उसका रिलेशनशिप बोलेंगे ना। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल रिप्रेजेंट एन एसोसिएशन बिटवीन मोर देन टू और मोर देन टू, दो या दो एंटिटी से ज्यादा को अगर हम जोड़ेंगे तो किस आधार पे जोड़ेंगे, तो वो हो गया उसका रिलेशनशिप। चलो, अब जैसे फॉर रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करते हैं आपके डायमंड बॉक्स से। अब मैं एक बनाता हूं, एक मैंने एंटिटी बनाई स्टूडेंट, रिलेशनशिप बनाया स्टडी, और बनाया यहां पे यूनिवर्सिटी। तो स्टूडेंट कहाँ स्टडी करते हैं? यूनिवर्सिटी में स्टडी करते हैं ना किसी यूनिवर्सिटी के अंदर या कॉलेज के अंदर। तो स्टडी इन या एक तो स्टडी इन रिलेशनशिप हो गई। या अगर मैंने एक ये बनाया एम्प्लॉय, EMPLOY एम्प्लॉय, तो रिलेशनशिप बनाई वर्क्स फॉर, एम्प्लॉय वर्क्स फॉर WORKS वर्क्स फॉर, और एक रिलेशनशिप बना दी यहाँ पे, एक एंटिटी सेट बना दिया डिपार्टमेंट, DEPARTMENT। ठीक है, तो एम्प्लॉय वर्क्स फॉर डिपार्टमेंट। तो ये वर्क्स फॉर क्या, एक रिलेशनशिप है जो इन दोनों एंटिटी को अपने साथ बांधे हुए है। स्टडी इन एक रिलेशनशिप है जो इन दोनों एंटिटी को अपने साथ बांधे हुए हैं। फाइन, तो इट्स एन एसोसिएशन। ये एक एसोसिएशन दो एंटिटी और दो एंटिटी से ज्यादा के साथ भी हो सकता है। तो अगर दो एंटिटी के साथ है तो उसे बोलते हैं बाइनरी रिलेशनशिप ना। ये कौन सी बाइनरी, दो का, और तीन में तो टर्नरी रिलेशनशिप। फाइन, तो हम लोग सब देखेंगे लेकिन अभी धीरे धीरे। ठीक है, तो एट्रीब्यूट ऑफ अ रिलेशनशिप, तो जिस तरीके से हमारा एट्रीब्यूट, हमारे अभी तक हमने देखा था कि एंटिटी सेट के एट्रीब्यूट्स होते हैं, इसी तरीके से रिलेशनशिप के भी एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, और उन एट्रीब्यूट को कहते हैं डिस्क्राइबिंग एट्रीब्यूट। तो दे आर आल्सो कॉल्ड डिस्क्राइबिंग एट्रीब्यूट ऑफ अ रिलेशनशिप को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्क्राइबिंग एट्रीब्यूट। दे डिस्क्राइब द नेचर ऑफ रिलेशनशिप, ये रिलेशनशिप के नेचर को बताता है ना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग पीछे ही चले जाएं, ठीक है, वर्क्स फॉर, तो हमने वर्क्स फॉर में यहाँ पे एक एट्रीब्यूट बना दिया स्टार्ट डेट। ठीक है, हमने यहाँ पे एक एट्रीब्यूट बना दिया स्टार्ट, START स्टार्ट डेट। तो एम्प्लॉय काम करता है डिपार्टमेंट में, और कब से काम करता है, तो वो स्टार्ट डेट जिसका एट्रीब्यूट हो गया, ये डिस्क्राइबिंग एट्रीब्यूट हो गया वर्क्स फॉर का। फाइन, तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं भाई, यहां तक हमारी चीजें खत्म होती हैं। तो हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीजें खत्म की अभी तक। तो हमने पढ़ा ER डायग्राम पढ़ा, एंटिटी सेट और एंटिटी के बीच में देखा, एट्रीब्यूट्स देखा, रिलेशनशिप देखे। अब आती बात कार्डिनैलिटी को देखना। कार्डिनैलिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और ये मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा, विद एग्जाम्पल समझाऊंगा, ताकि आपको चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए कि हाँ यार ये क्या चीज है और ये मुझे अच्छे से समझ में आनी चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट विद कार्डिनैलिटी। चलो, तो कार्डिनैलिटी क्या होती है? द कार्डिनैलिटी ऑफ अ रिलेशनशिप इज वेदर वन और मोर देन वन एंटिटी ऑफ एन एंटिटी सेट, एक एंटिटी सेट के एक से ज्यादा एंटिटी कैन बी रिलेटेड टू वन और मोर एंटिटी ऑफ अनदर एंटिटी सेट। फॉर एग्जांपल देखो, ये दो एंटिटी सेट्स हैं, इनके बीच में कोई एक रिलेशनशिप है। ठीक है, ये दो एंटिटी सेट हैं, इनके बीच में कोई एक रिलेशनशिप है। तो कार्डिनैलिटी क्या होता है? इसके कितने से मैच कर रहे हैं, वो उसकी कार्डिनैलिटी को बताएगा। इसके कितने एंटिटी, इस एंटिटी सेट के कितने एंटिटी इस एंटिटी सेट के कितने एंटिटी से मैच कर रहे हैं, वो उसकी कार्डिनैलिटी को, उस रिलेशनशिप की कार्डिनैलिटी को बताएगा। अब कार्डिनैलिटी क्या क्या हो सकती है? वन टू वन, वन टू मैनी, मैनी टू वन, और मैनी टू मैनी। तो ये क्या है, एक एक चीज मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। तो लेट्स स्टार्ट। ओके, अब जब भी आपको कार्डिनैलिटी निकालनी है, तो ये दो क्वेश्चन आपको अपने मन में पूछने, लेकिन हमेशा याद रखेंगे, केस स्टडी, बिजनेस स्टडी, आपको बिजनेस क्या बोल रहा है, बिजनेस स्टडी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिजनेस स्टडी मतलब वो जिसका आपने ER डायग्राम बनाया है उसके हिसाब से। ठीक है, नहीं तो चीजें तो कुछ भी वेरी कर सकती है, लेकिन आपको सोचना अपने बिजनेस के हिसाब से, कि जिस बिजनेस के लिए आप ER डायग्राम बना रहे हैं, जिस कंपनी के लिए आप ER डायग्राम बना रहे हैं, जिस सिचुएशन के लिए आप ER डायग्राम बना रहे हैं, आपको उसके हिसाब से सोचना है। बहुत ज्यादा सब सारी दुनिया के हिसाब से नहीं सोचने लगना है। ठीक है, तो वो दो क्वेश्चन क्या है यहां पे, अब मैं आपको बताता हूं, देखिए ध्यान से। एक है एंटिटी सेट S1, ये रिलेट कर रहा है एक एंटिटी सेट S2 से। तो आपको दो क्वेश्चन अपने मन में पूछने हैं, और मन में पूछते ही आप बता देंगे कि ये वन टू वन है, वन टू मैनी है, मैनी टू वन है, और मैनी टू मैनी है। ठीक है,
आपको पहले पूछना कैन मैनी ऑफ S1, क्या इसके बहुत सारे किसी, कैन मैनी ऑफ S1 रिलेट टू वन ऑफ S2, इसके बहुत सारे किसी एक से कनेक्ट हो रहे हैं। या फिर दूसरा क्वेश्चन आपको अपने मन में पूछना है, इसका जवाब या तो हाँ आएगा या तो ना आएगा, इसका जवाब या तो यस आएगा या तो नो आएगा, ठीक, उसके हिसाब से हम लोग डिस्कस करेंगे। और फिर दूसरा आपको क्वेश्चन मन में पूछना है, क्या इसका एक, पहले आपने पूछा क्या इसके बहुत सारे किसी एक, इसके एक से रिलेट हो रहे हैं, फिर आपको दूसरा क्वेश्चन यही भी पूछना है क्या इसका एक इसके बहुत सारों से रिलेट हो रहा है। इसका भी आंसर यस या नो में आएगा। आप अपने मन में आप इसको अपने मन में सोचिएगा। अब आपको समझाऊंगा मैं, आपको अपने मन में सोचना है और मन के में सोचने के बाद ही आप इसके आंसर को बता देंगे। तो आप दुनिया का कोई भी क्वेश्चन में अगर कार्डिनलिटी पूछे बिजनेस स्टडी के हिसाब से तो आप बता देंगे। भाई चलो आगे चलते हैं। अच्छा आता है वन टू वन क्या होता है। व्हेन सिंगल इंस्टेंस ऑफ एन एंटिटी सेट कैन बी एसोसिएटेड विद मैक्सिमम वन एंटिटी ऑफ अनदर एंटिटी सेट इज कॉल्ड वन टू वन रिलेशनशिप। चलो भाई अब आप एक बात बताओ, मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूं। एक बात बताओ, अगर मैंने बोला ड्राइवर, तो ड्राइवर एक एंटिटी सेट है, ठीक, बहुत सारे ड्राइवर है। फिर मैंने एक रिलेशनशिप बनाई होल्ड, ठीक है, और यहां पे एक बनाया लाइसेंस, LICENS, लाइसेंस, फाइन। तो एक बात आप बताएं, फिर वही अपने मन में दो क्वेश्चन पूछिए। क्या इसके बहुत सारे, कैन मैनी ऑफ, ये इसको S1 मान लीजिए, इसको S2 मान लीजिए, क्या इसके बहुत सारे, क्या बहुत सारे ड्राइवर का एक ही लाइसेंस होगा ना, बिल्कुल नहीं। कैन मैनी ऑफ S1 रिलेट टू वन ऑफ S2, क्या बहुत सारे इसके के पास एक ही लाइसेंस होगा, नहीं, सबके लाइसेंस अलग अलग होंगे। तो क्या इसके बहुत सारे के पास एक ही लाइसेंस होगा, नहीं, गलत बात है। कैन मैनी ऑफ S1 हैव वन ऑफ S2, गलत, रिलेट टू वन ऑफ S2, गलत। कैन वन, क्या एक ड्राइवर के बहुत सारे लाइसेंस होंगे, बिल्कुल नहीं, हर एक इंसान का एक ही होता है। तो मैंने इस क्वेश्चन को मैं पढ़ता हूं, ठीक है, अब आप देखना, देखो इस क्वेश्चन को। अब कैन मैनी पर्सन होल्ड वन लाइसेंस कार्ड, नो, क्लियर, ये गलत बात है। वन मतलब या सेम, यहां पे कहो सेम, सेम वन मतलब सेम हो गया, ठीक। कैन वन पर्सन होल्ड, एक आदमी के पास बहुत सारे लाइसेंस होंगे, ये भी इसका आंसर। जब दोनों का आंसर नो आ गया तो आंसर वन टू वन ही होगा, ऑब्वियस है, इसका आंसर क्या होगा, वन टू वन। अब आप जानते हैं कि एक इंसान एक ही लाइसेंस होल्ड कर सकता है, एक ड्राइवर एक ही लाइसेंस को होल्ड कर सकता है। तो ये जब दोनों के आंसर नो आए तो आंसर आएगा वन टू वन, फाइन, आगे बढ़ते हैं। When a single instance of one entity set, जब किसी का एक इंस्टांस किसी के बहुत सारे एंटिटी सेट से रिलेट हो रहा है तो हम बोलेंगे वन टू मैनी। इसका एक अगर इसके बहुत सारे से हो रहा है तो हम बोलेंगे वन टू मैनी। अब इसको भी देख लेते हैं, ये वन टू मैनी कैसे है। अब ध्यान से देखो, डिपार्टमेंट है, फैकल्टी है। अब बिजनेस स्टडी में ये है, बिजनेस स्टडी ये कहती है कि एक डिपार्टमेंट में बहुत सारे फैकल्टी हो सकते हैं, लेकिन बहुत सारे, एक डिपार्टमेंट में बहुत सारे फैकल्टी हो सकते हैं, लेकिन एक फैकल्टी जो है वो बहुत सारे डिपार्टमेंट में नहीं पढ़ाएगा। एक फैकल्टी एक ही डिपार्टमेंट पढ़ाएगा। फॉर एग्जांपल यार, मतलब बहुत सारे अगर डिपार्टमेंट है, जैसे MCA है, EC है, EN है, ठीक है, ये बिजनेस स्टडी के ऊपर है, ये बिजनेस के वहाँ रूल है, वहाँ पे ऐसा रूल है, ठीक है। EN है, CSE है, CS है, सबके फैकल्टी अलग अलग है। सबके जब जब उनका प्लेसमेंट हुआ तो सबको एक डिपार्टमेंट में डाला गया ना, ये AICT का रूल है, ये UGC का रूल है कि आपको एक फैकल्टी को किसी एक ही डिपार्टमेंट में शो करना है, फाइन। चलो तो अब अपने मन में एक क्वेश्चन पूछो, चलो, क्या बहुत सारे डिपार्टमेंट में एक ही फैकल्टी होगी। कैन मैनी ऑफ S1 रिलेट वन ऑफ S2, नो, एग्जैक्टली इसका आंसर नो आ रहा है। क्यों, कैन मैनी ऑफ, क्या बहुत सारे डिपार्टमेंट में एक ही फैकल्टी होगी, नहीं, बहुत सारे डिपार्टमेंट में एक ही फैकल्टी होगी मतलब वही फैकल्टी होगी, नहीं, ये बात गलत है। कैन वन ऑफ S1, क्या एक डिपार्टमेंट में बहुत सारे फैकल्टी होंगे, हाँ बिल्कुल सही बात है, एक डिपार्टमेंट में बहुत सारे फैकल्टी हो सकते हैं, ये आंसर यस आ गया। तो जब मैनी वाला नो आया तो ये तो हो गया वन, और जब इधर से वन, क्या एक बहुत सारे से हो सकता है, हाँ, तो ये हो गया वन टू मैनी रिलेशनशिप, फाइन। तो ये हो गया वन टू मैनी रिलेशनशिप। लेकिन फिर मैं बोल रहा हूं डिपेंड करता है बिजनेस स्टडी पे। बिजनेस स्टडी अगर ये कहती है, जैसे मैं खुद अपनी बात करूं तो मैं MCA में भी पढ़ा रहा हूं, ठीक है, और मैं CSE में भी पढ़ाता हूं, ठीक है, मैंने EN को भी पढ़ाया है, मैंने EC को भी पढ़ाया है। तो इस केस में अगर मुझे परमिशन मिल रही है तब ये भाई मैनी टू मैनी हो जाएगा, जो बिजनेस स्टडी पे डिपेंड करता है। तो बिजनेस स्टडी पे मैनी टू मैनी, तो क्या मैनी डिपार्टमेंट, कैन मैनी डिपार्टमेंट हैव सेम फैकल्टी, यस है, मैं हूं बहुत सारे डिपार्टमेंट। कैन वन डिपार्टमेंट हैव मैनी फैकल्टी, हाँ, तो उस केस में ये मैनी टू मैनी हो जाएगा। लेकिन सिचुएशन पे डिपेंड करेगा, आपको केस स्टडी दी होगी तो इसको आप ध्यान पे रख के सॉल्व करेंगे। केस स्टडी आपको दी होगी, दिया होगा, वहां पे साफ साफ लिखा होगा, फाइन, ओके, आगे बढ़ते हैं। चलो अब वही वाली चीज, कैन जब, अब when more than one instance of entity set can be related to, जब इसके बहुत सारे
किसी एक से रिलेट कर जाएं तो वो क्या होगा, वो होगी हमारी मैनी टू वन। ठीक है, अभी जैसे हमने वन टू मैनी देखा, अब ये देखो भाई, अब एक सिंपल सी बात है, केस स्टडी है। अब आप एक देखो कि कॉलेज में जब एक बच्चा एडमिशन लेता है तो वो किसी एक ही कोर्स पे तो एडमिशन लेता है, या तो बीटेक में लेगा, या तो बीटेक सीएस में लेगा, या किसी में भी लेगा, या एमसीए में लेगा, या एमबीए में लेगा, या एमटेक में लेगा, किसी एक में लेगा, बहुत सारे कोर्स में नहीं ले सकता। अब अपने मन से एक क्वेश्चन पूछो, कैन मैनी ऑफ S1, क्या बहुत सारे स्टूडेंट एक कोर्स में जा सकते हैं? बिल्कुल सही बात है, बहुत सारे स्टूडेंट एक ही कोर्स, बीटेक में बहुत सारे स्टूडेंट है, क्या मैनी ऑफ S1 ऑप्ट वन कोर्स? बिल्कुल सही। इसमें कोर्स में बहुत सारे कोर्स थे, मैं लिख दे रहा हूं, बीटेक था, एमसीए था, एमबीए था, और मान लो एमटेक था। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूं, क्या बहुत सारे स्टूडेंट बीटेक कर सकते हैं? बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल ठीक है। तो कैन मैनी, ये यस आ गया। ठीक। कैन वन स्टूडेंट, क्या एक स्टूडेंट बहुत सारे कोर्स कर सकता है? एक समय में वो एक ही कोर्स करेगा, आप दिखा नहीं सकते, आप परमिशन ही नहीं मिलती सर, आपको इस चीज की परमिशन नहीं है, आप ये नहीं दिखा सकते कि आप उसी समय एमसीए भी कर रहे थे, बीटेक भी कर रहे थे, उस समय आप बीसीए भी कर रहे थे। नहीं, इस चीज की परमिशन नहीं है। फाइन, अगर इस चीज की परमिशन है तो फिर केस स्टडी बदल गई, वो केस स्टडी अलग है कि वहां पे वो आपको परमिशन दे रहा है। तो इस समय ये कौन सा है? ये इस समय है मैनी स्टूडेंट टू वन कोर्स। फाइन, तो ये मैनी टू वन रिलेशनशिप हो गया, दिस इज M2 1। फाइन, अब हम आगे चलते हैं मैनी टू मैनी। अब मैनी टू मैनी रिलेशनशिप का मैं सीधे एग्जांपल दे रहा हूं। स्टूडेंट है, क्लब है, भाई क्या बहुत सारे स्टूडेंट किसी एक क्लब में होंगे? बिल्कुल सही बात है। कैन मैनी स्टूडेंट सब्सक्राइब वन क्लब? यस, बहुत सारे स्टूडेंट एक क्लब में हो सकते हैं, सिंगिंग क्लब में हो सकते हैं। क्या एक स्टूडेंट बहुत सारे क्लब में हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। एक स्टूडेंट आर्ट में भी हो सकता है, म्यूजिक में भी हो सकता है, तो ये भी सही है। तो ये भी सही, जब दोनों ही सही हो जाए, यस यस दोनों में आंसर आ जाए, तो फिर वो मैनी टू मैनी हो गया। फिर वो मैनी टू मैनी, एम एन लिख दो, MM लिख दो, कुछ भी लिखना है लिख दो, तो वो मैनी टू मैनी रिलेशनशिप हो गया। क्लियर? तो ये फिर उस तरीके से मैनी टू मैनी रिलेशनशिप में आ गया। फाइन, अब आती है बात फुल एंड पार्शियल पार्टिसिपेशन। तो यहां तक मैंने आपको समझाया कि, फिर मैं समझा रहा हूं आपको, ERD क्या है ये मैंने बताया, एंटिटी सेट एंड एंटिटी आपको बताया, एट्रीब्यूट्स आपको बताया, रिलेशनशिप डेफिनेशन एंड एट्रीब्यूट्स इसके बारे में बताया, कार्डिनैलिटी के बारे में बताया, कितनी तरह की कार्डिनैलिटी है। अब हम लोग फुल एंड पार्शियल पार्टिसिपेशन पढ़ेंगे। और फुल और पार्शियल पार्टिसिपेशन पढ़ने से पहले ही मैं आपको सब कुछ समझा देता हूं, देखिए भाई ध्यान से। फुल पार्टिसिपेशन क्या होता है? फुल पार्टिसिपेशन का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखो, मैं यहाँ पे एक एक चीज पहले ही समझा देता हूँ आपको, ताकि आप पहले ही समझ जाएं। अगर मैंने लिखा ये सिटीजन, तो सिटीजन क्या होता है? बहुत सारे सिटीजन। ठीक है, ये सिटीजन, यहां मैंने एक रिलेशनशिप बनाई, होल्ड, और एक ये मैंने बनाया पासपोर्ट। अब आप देखिए, ये फुल पार्टिसिपेशन और पार्शियल पार्टिसिपेशन का मतलब क्या? एक बात बताएं, क्या दुनिया में जितने भी लोग हैं हम लोग सबके पास पासपोर्ट है? नहीं। क्या सारे सिटीजन के पास पासपोर्ट है? नहीं। ऐसे बहुत सारे, मान लो ये मैंने यहाँ पे 4 सिटीजन बताए, तो 4 में से 2 के पास ही पासपोर्ट था, तो यहां से हम ये कहेंगे भाई ये तो पार्शियल है, ये पार्शियल पार्शियल पार्टिसिपेशन है। हर आदमी पासपोर्ट नहीं रखता, हर आदमी, अब रिक्शे वाला बाहर है बेचारा, वो कहाँ जाएगा? ठीक है, हम एम्प्लॉय रख सकते हैं, एक नॉर्मल आदमी पासपोर्ट नहीं रखता, जिसको बाहर जाना वही पासपोर्ट रखता है। ठीक है, तो जो सिटीजन है, क्या सारे सिटीजन पासपोर्ट रखते? नहीं। तो इसमें बहुत सारे लोग खाली हैं जो वहां रिलेट नहीं कर रहे, तो इस तरफ से इस तरफ ये हो गया पार्शियल। अब आप एक बात बताइए, पासपोर्ट अगर है तो किसी ना किसी सिटीजन का ही तो होगा। मैंने बोला 3 पासपोर्ट है यहाँ पे, अरे भैया 3 पासपोर्ट है तो किसी ना किसी सिटीजन के तो होंगे ना, किसी भूत के तो नहीं होंगे ना, किसी चुड़ैल के तो नहीं होंगे ना, वो किसी ना किसी सिटीजन के तो होंगे। तो मतलब यहां से लेके यहां तक तो ये फुल पार्टिसिपेशन है, कि अगर पासपोर्ट है तो वो किसी ना किसी सिटीजन का होगा। लेकिन अगर सिटीजन है तो ये जरूर नहीं कि, तो यह पासपोर्ट से इस तरफ ये क्या होगा, फुल फुल पार्टिसिपेशन। फुल का मतलब क्या हुआ, इसके जितने भी एंटिटी हैं, एंटिटी सेट के जितने भी एंटिटी हैं, वो किसी ना किसी से रिलेट होंगे ही होंगे, कोई भी खाली नहीं जाएगा। अगर कोई भी खाली नहीं जा रहा, इसके सारे के सारे कवर हो रहे हैं, तो हम बोलेंगे इस तरफ से ये फुल पार्टिसिपेशन है, और इस तरफ से हम बोलेंगे पार्शियल पार्टिसिपेशन। बस हो गया। तो वही है, इफ ऑल एंटिटी सेट आर रिलेटेड विद एटलीस्ट वन एंटिटी सेट ऑफ अनदर एंटिटी सेट, देन एंटिटी सेट ES1 इज सेट टू हैव फुल पार्टिसिपेशन और टोटल पार्टिसिपेशन इन अ सेट रिलेशनशिप। अब एग्जांपल देखो ना यार, सिंपल सी बात है। अब देखो, एम्प्लॉय मैनेजेस डिपार्टमेंट, एक बात बताओ, क्या सारे एम्प्लॉय मैनेजर होते हैं? क्या सारे एम्प्लॉय मैनेजर होते हैं? कुछ ही एम्प्लॉय तो मैनेजर होते हैं ना। तो एम्प्लॉय मैनेजेस डिपार्टमेंट, तो ये एम्प्लॉय था, ये डिपार्टमेंट था। ठीक है, तो एम्प्लॉय मैनेजेस डिपार्टमेंट, क्या सारे एम्प्लॉय? इसके सारे कवर नहीं हो रहा है। ठीक है, और इधर से जरा एक बात बताओ, कोई ऐसा डिपार्टमेंट है जहां पे मैनेजर ना हो? ऐसा नहीं हो सकता। अगर डिपार्टमेंट है तो वहां पे मैनेजर पक्का होगा। तो डिपार्टमेंट की तरफ से तो फुल पार्टिसिपेशन है, लेकिन एम्प्लॉय की तरफ से पार्शियल पार्टिसिपेशन है। क्यों? क्योंकि इसके तो सारे जितने भी है वो किसी ना किसी से रिलेट हो ही रहे हैं। फाइन, लेकिन इसके सारे सबसे रिलेट नहीं हो रहे, इसलिए इधर से ये पार्शियल है और उधर से फुल है। ठीक है, आप समझ में आ गया अब आपको।
अब आती बात स्ट्रॉन्ग एंड वीक एंटिटी सेट। फाइन, इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं और आपको हंसी आएगी उस एग्जांपल की। और मैं जैसे ही एग्जांपल दूंगा, अगर आप हिंदुस्तान के हैं और आपने हिंदुस्तान में जन्म लिया है, तो ये एग्जांपल लेते हुए मुझे हंसी भी आ रही है। तो अगर मैं नाम बोलूं तैमूर, ठीक, तो किसी के मन में तुरंत शुरू, अरे ये तो करीना कपूर का बेटा है, अरे ये तो सैफ अली खान का बेटा है। तो यार ये तैमूर जो है, ये तैमूर ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ एक ही तैमूर है, इस पूरे भारत में बहुत सारे तैमूर हैं, लेकिन ये तैमूर नाम लेते ही ये करीना कपूर का नाम क्यों आया, ये सैफ अली खान का नाम क्यों आया? वो सिर्फ इसलिए आया क्योंकि तैमूर की अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं है, ठीक है। तैमूर को किससे पहचाना जा रहा है? उसके पेरेंट्स से पहचाना जा रहा है। तो जब एक ऐसी एंटिटी जिसका खुद का कोई की ना हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल बच्चा, एक छोटा सा बच्चा पैदा हुआ है यार, उसकी क्या आइडेंटिटी है? उसको उसके पेरेंट्स से पहचाना जाता है। तो ऐसी एंटिटी जिसका खुद अपने पास कोई भी समझाने के लिए, अपने आप को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए एट्रीब्यूट ना हो, मतलब जिसके पास की एट्रीब्यूट ना हो, ऐसी एंटिटी को बोलते हैं वीक एंटिटी। क्या बोलते हैं? वीक एंटिटी। तो और ये तैमूर को आपने कैसे पहचाना? आपने ये तो नहीं बोला तैमूर वो हो प्रेसिडेंट, नहीं, आपने बोला करीना कपूर। तो आपने ये किसी पे डिपेंड है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब आप देखिए, तो ये देखो अब आप, तो हमेशा वीक एंटिटी को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डबल बॉक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डिपेंडेंट जो होता है वो हमेशा किस पे डिपेंड करता है? अपने पेरेंट पे, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरे बेटे को अगर मेरी कंपनी मेडिकल इंश्योरेंस देती है, तो मेडिकल इंश्योरेंस किसकी वजह से देती है? मेरी वजह से देती है ना। ऑब्वियस है, मेरी वजह से ही मेरे बच्चे को क्या मिलता है? मेरी वजह से मेरे बच्चे को इंश्योरेंस मिलता है। तो मेरा बच्चा मेरे ऊपर डिपेंड कर रहा है, उसकी खुद की आइडेंटिटी नहीं है। ऐसे सड़क पे चलते हर बच्चे को तो कंपनी एक्सेंचर जो है, वो हर भारत के हर बच्चे को तो एक्सेंचर नहीं दे देती ना मेडिकल मेडिकल इंश्योरेंस। वो सिर्फ एक्सेंचर के एम्प्लॉय के बच्चों को ही देती है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया? वो डिपेंडेंट किस पे डिपेंड करे? एम्प्लॉय पे। तो ऐसी एंटिटी जिसके पास खुद का अपना की एट्रीब्यूट नहीं है, ऐसी एंटिटी को बोलते हैं वीक एंटिटी, और उसको रिप्रेजेंट करते हैं डबल बॉक्स से। और ऐसी एंटिटी को रिप्रेजेंट जो करता है उसे बोलते हैं आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप। फाइन, तो ये जो हमारी है, इफ एन एंटिटी सेट पोजेसेस डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक की एट्रीब्यूट through which each of its individual instance can be differentiated or uniquely identified is called strong entity। ये strong entity है। क्यों? क्योंकि इसके पास employee ID है, ये strong entity है, लेकिन इसके पास अपनी कोई ID नहीं है, तो इसलिए क्या है? ये weak entity। अदरवाइज ES does not have a defining attribute, अगर इसके पास नहीं है तो वो weak entity है भाई, समझ। अब यहाँ पे आपको इसे बोलते हैं ये हो गया आपका वीक एंटिटी, और ये हो गया आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप। क्योंकि आइडेंटिफाइंग कर रहे हैं ना, आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप। और आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप को भी किससे रिप्रेजेंट करते हैं? क्या बोलते हैं इसको यार, मैं भूल जाता हूँ बार बार। इसको बोलते हैं डायमंड, डबल डायमंड से रिप्रेजेंट करते हैं। और एक चीज और जो यहाँ पे नहीं बनी, मैं आपको बता दे रहा हूँ, हमेशा याद रखना, ये फुल पार्टिसिपेशन होगा। भाई डिपेंडेंट है तो किसी ना किसी इंप्लॉय का तो ये होगा ना, ऐसा तो नहीं डिपेंडेंट है सड़क पे घूम रहा है, अरे आ जाओ, नहीं नहीं। तो डिपेंडेंट है तो हमेशा याद रखना, जब भी आपका वीक एंटिटी है वो फुल पार्टिसिपेशन होगा। और क्या सभी इंप्लॉय के बच्चे होंगे? ऐसा जरूरी नहीं है। अभी आप लोग, अभी जब आप पढ़ने जा रहे हो तो आपके बच्चे नहीं होंगे अभी, ठीक है। तो सभी इंप्लॉय के बच्चे होंगे ये जरूरी नहीं, लेकिन अगर बच्चा है तो वो किसी ना किसी एम्प्लॉय का ही होगा। क्लियर? तो ये बात आपको समझ में आती है। तो ओवरऑल मुझे आपको यही समझाना था। तो इसके बाद वाला वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। तो टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कुंद्रा क्लासेस। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच।